गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 उसके बारे में एक जो अंदर टॉपिक है वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम ये पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और उसको डिफाइन कैसे करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल the first two laws of motion tell us how an applied force changes the motion and provide us with a method of detecting the force। मतलब कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अलावा जो दूसरे दो जो लॉस ऑफ मोशन जो थे वो हमें क्या बता रहे थे कि जैसे जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करो, राइट, तो उसका क्या होता है कि उसका जो भी मोशन है वो चेंज होता है। ठीक है, बट ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो उन दोनों लॉस से थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है वो अब देखते हैं। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट when one object exerts a force on another object, right, the second object intentionally exerts a force back to the first। कहने का मतलब क्या है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, जब एक ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को फोर्स देता है, मतलब कि धक्का देता है, ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर धक्का लगा है वो भी जो ऑब्जेक्ट ने धक्का लगाया उससे भी वो ऑब्जेक्ट धक्का देगा। देखो किस तरह से, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर एक बॉल है, एक बॉल यहाँ पर, ये दो बॉल है, ठीक है। क्या होगा, ये वाला जो बॉल है वो इस बॉल पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, मतलब कि ये बॉल जाके इस बॉल पर फोर्स अप्लाई किया, मतलब कि ऐसी कंडीशन आएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो बॉल है वो इस बॉल को इस तरफ फोर्स देगा, बट ये वाला जो बॉल है वो इस वाले बॉल को इस तरफ फोर्स देगा। समझ में आया? मतलब कहने का जस्ट इतना ही है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स लगा रहा हो तो वो सेम ऑब्जेक्ट उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फोर्स लगाता होगा। यही कहना चाहता है हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, These two forces are always equal in magnitude। देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है, ये जो दोनों फोर्सेस होते हैं वो they all are equal in magnitude but opposite in the direction। ठीक है, मतलब कि ये जो दोनों फोर्स लगे हैं, राइट, एक ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगाया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बी ने ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स लगाया, मतलब कि दो टाइप के फोर्स हुए। ठीक है, ये जो दोनों फोर्सेस है, एक ने एक्शन किया दूसरे ने रिएक्शन दिया, राइट, तो ये दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, बट दे बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और उन दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट टू ईच अदर। These forces acts on different object and never on the same object। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन किसके ऊपर अप्लाई होगा, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग हो, राइट, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। दोनों ऑब्जेक्ट की साइज जो होगी वो डिफरेंट होगी, तो ही वो एक दूसरे के से अप्लाई होगा। ठीक है, देन देखो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर कोई फुटबॉल खेल रहा हो, ठीक है, अब एक प्लेयर ने फुटबॉल को बहुत ज़ोर से किक किया, ठीक है, और दूसरा प्लेयर वहाँ पर ही खड़ा था, मतलब ऑपोजिट टीम का कोई दूसरा प्लेयर उसके पास ही खड़ा था। ठीक है, तो क्या होगा, वो बॉल पर किक लगने के बाद वो फोर्स डायरेक्टली जो ऑपोजिट प्लेयर जो होगा, ऑपोजिट टीम का जो प्लेयर उसको भी किक लगेगी, ठीक है, और दोनों को इंजरी होगी, दोनों हर्ट होंगे, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई, एक बार रीड कर लेता हूँ। इन द गेम ऑफ फुटबॉल
Sometimes we, while looking at the football and trying to kick it with a greater force. अब हम क्या करते हैं कि फुटबॉल खेलते हैं तो बॉल को देख के हम बहुत ज़ोर से उसे किक मारने की ट्राई करते हैं. कोलाइड विथ अ प्लेयर ऑफ द ऑपोजिट टीम. और क्या होता है कि हमारा जो पैर है वो ऑपोजिट टीम का जो भी प्लेयर है उसको लग जाता है. ठीक है. बोथ फील हर्ट बिकॉज इट अप्लाइज अ फोर्स टू द अदर. अब दोनों को लगेगा, क्यों? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया. राइट. इन अदर वर्ड्स, देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस, नॉट जस्ट वन फोर्स. समझ में? मतलब कि दो टाइप्स के फोर्स होते हैं. ठीक है. इसलिए वो सिंगल फोर्स नहीं होगा. देयर आर अ पेयर ऑफ फोर्सेस. द टू ऑपोजिट फोर्सेस आर नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस. इस टाइप के फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस. क्लियर? अब हम इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर. राइट. तो पहले एग्जाम्पल जो है वो वीडियो थ्रू हम एक एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर. The only question you need to ask yourself while studying the third law is, what happens when two objects interact with each other? What happens when you place an object on the table? The object exerts a force on the table and the subject exerts an upward force on the object. There are two forces that result from this interaction. A force on the table and a force on the object. The magnitudes of the two forces are the same, but the directions are opposite. These forces are called as action and reaction forces. The force exerted by the object on the table was an action force, and the force exerted by the table on the object is the reaction force. What we saw here is nothing but a display of the Newton's third law of motion. Every action has an equal and opposite reaction. That's how simple the third law is. Every action has an equal and opposite reaction. It means that when two objects interact, there is a force on each object. The magnitude of force on the first object equals the magnitude of force on the second one. And what about the direction? The direction of force on the first object is opposite to the direction of force on the second one. Let's talk about more examples. While a frog is swimming, it pushes the water back and the water pushes its body forward. Now let me ask you a question. Say a bird is flying upwards. Will the Newton's third law apply here? Sometimes the third law is not so obvious. You'd probably say that the bird is the only object here and there's no second object. But that's not correct. The wings of the bird push the air downwards and the air pushes the bird upwards. Action and reaction forces make it possible for birds to fly. We take one last example to understand something very interesting about the third law. What happens when a gun is fired? You're right, it exerts a forward force on the bullet, and the bullet exerts an equal and opposite reaction force on the gun. And this exists in recoil of the gun. A perfect example of Newton's third law. But hold on. If the force exerted by the gun on the bullet is the same as the force exerted by the bullet on the gun, then why doesn't the gun recoil with the same acceleration as the bullet? The gun recoils, yes, but it doesn't recoil at the same acceleration as the bullet, right? Same magnitude of forces, but different accelerations. Why do you think this happens? Okay, so if your concept of the second law of motion was clear, you wouldn't really be surprised with this. The second law of motion says that the force is the product of the object's mass and acceleration. Or the acceleration of the object is equal to the force over its mass. What does this tell us? Yes, if the mass is more, then the acceleration will be less. In this example, the mass of the gun is much more than that of the bullet. Hence, the acceleration of the rifle is lesser than that of the bullet. If you're in a boat and step out of it onto the land, there are two forces involved. You pushing the boat behind and the boat pushing you forward. And that's why you see the boat go behind when you go forward.
Now let's say a sailor jumps off a huge ship. The sailor does apply a force on the ship, and the ship also applies a force on the sailor. But do you think the ship will accelerate as much as the sailor? Not really. अब जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, राइट, तो एक यहाँ पर हम लोगों को एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये दो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया हमको, ये बैलेंस मशीन है, बैलेंस ए एंड बैलेंस बी, ये दो मशीन्स है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ये जो दोनों बैलेंस मशीन्स है उसको आपने रखा है, राइट। बैलेंस बी जो है उसे हम किसी भी वॉल के साथ अटैच कर देते हैं और बैलेंस ए जो है उसे हम अपने हाथ में पकड़ेंगे, राइट। अब आपको करना क्या है कि बैलेंस ए जो है उसको जैसे आप खींचोगे तो वो डायरेक्टली फोर्स किसके ऊपर अप्लाई करेगा, बैलेंस बी पर, राइट। मतलब कि कितना फोर्स अप्लाई करेगा वो बैलेंस बी पर, दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, समझ में आए। मतलब कि दोनों एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल, मतलब कि दोनों का जो फोर्सेस लग रहा है वो इक्वल है, बट दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट होगा, समझ में आया। मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। देखो यहाँ पर रीड करके अब समझा देता हूँ मैं आपको। लेट अस कंसिडर टू स्प्रिंग बैलेंस, समझ में आए, टू स्प्रिंग बैलेंस है कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर, जो हमने फिगर देखी उसके अंदर जैसे कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ वैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। द फिक्स एंड ऑफ द बैलेंस बी इज अटैच्ड विद अ रिजिड सपोर्ट लाइक अ वॉल। अब बैलेंस बी जो है वो किसके साथ अटैच्ड है, वॉल के साथ अटैच्ड है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड थ्रू द फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस ए, अब हम क्या करेंगे, बैलेंस ए जो है स्प्रिंग बैलेंस, बैलेंस ए, राइट, उसके ऊपर जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्टली फोर्स किसको अप्लाई करेगा, स्प्रिंग बी को। इट इज ऑब्जर्व दैट बोथ स्प्रिंग बैलेंसेस शो द सेम रीडिंग ऑन दिस स्केल, समझ में, मतलब कि दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस हो गए वो एक दूसरे के ऊपर सेम रीडिंग्स बताएंगे, राइट। It means that the force exerted by spring balance A on balance B is equal, समझ में आए, मतलब कि जो फोर्स लगा है वो दोनों स्प्रिंग के ऊपर इक्वल होगा बट ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब कि जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूवमेंट करेगा, राइट, बाय द बैलेंस बी ऑन द बैलेंस ए। Any of these two forces can be cancelled as action and another as a reaction. ये दोनों जो फोर्सेस है वो एक दूसरे को कैंसल आउट भी कर सकते हैं एज एक्शन एंड रिएक्शन, राइट। दिस गिव्स अस एन अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अल्टरनेट स्टेटमेंट क्या है इसका, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब कि किसी भी एक्शन का ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है, राइट, समझ में आया। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की गई थी और यही चीज़ आपको एक्सप्लेन की गई थी। अब आपको एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, आपके बारे में है। अगर आप किसी भी रोड पर खड़े हुए हो और आप इंसिडेंट, मतलब कि थोड़ी देर बाद आप वैसे ही खड़े थे, उसके बाद आप लोगों ने चलना शुरू किया, तो चलना शुरू करोगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में जो भी आपकी बॉडी को जो फोर्स चाहिए होगा, मतलब कि आपको एक्सेलरेट करना है तो आपको फोर्स चाहिए होगा, राइट। तो वो फोर्स कैसे लगेगा, जो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं, आप आगे बढ़ोगे एंड जो रोड है वो पीछे आएगा, ठीक है। मतलब कि दोनों सरफेस के ऊपर क्या होगा, आपके पैर का फुट, राइट, मतलब कि पैर के नीचे का भाग एंड रोड दोनों एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्सेस लगाएंगे और उसकी वजह से आप लोग रोड के ऊपर चल पाओगे, राइट। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद आगे देखते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो एक चीज़ यहाँ पर दूसरी दी गई है कि आप लोगों को पता है कि कोई भी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो
दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब कि दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है, ठीक है। These forces may not produce acceleration of equal magnitude, but वो दोनों एक दूसरे से इक्वल एक्सेलरेशन दोनों के अंदर प्रेजेंट हो ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ में आया? मतलब कि भले मैग्नीट्यूड सेम हो बट दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगा या नहीं वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, राइट। दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट्स ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव अ डिफरेंट मास। समझ में आया? मतलब कि ये जो फोर्स है, राइट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसके अंदर जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं वो दोनों जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सेम ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे से अलग ऑब्जेक्ट होंगे, राइट। मतलब कि अलग ऑब्जेक्ट होंगे तो उन दोनों का मास भी डिफरेंट होगा, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये जो बुलेट वाला जो एग्जाम्पल है वो हम लोगों ने वीडियो के अंदर देख लिया है, आप लोगों को क्लियर कट आइडिया आ चुका होगा किस तरह से गन रिएक्ट करती है, राइट। मतलब कि फोर्स कैसे एग्जर्ट होता है वो आपको पता है। एंड दूसरा जो एग्जांपल आपको दिया गया वो इस बोट के बारे में है, तो बोट के बारे में भी हम लोगों ने वीडियो के अंदर एग्जांपल देखा हुआ है, राइट। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर बस इतना ही आपको याद रखना है। आई होप सो आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्लियर कट आइडिया आ चुका होगा और आप लोग समझ चुके होंगे किस तरह से थर्ड लॉ ऑफ मोशन वर्क करता है और कैसे उसकी स्टेटमेंट दी गई है। तो आई होप सो, थैंक यू। तो जैसे कि हम लोगों ने वीडियो लेक्चर के अंदर देखा किस तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो प्रोसेस है वो होती है, राइट। तो यहाँ पर आपको उसी तरह से एक एग्जांपल दिया गया है। सोचो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, राइट। दो ऑब्जेक्ट मतलब कि दो बॉल्स ले लेते हैं, बॉल ए एंड बॉल बी है, ठीक है। ये बॉल ए है एंड बॉल बी, दोनों का मास भी दिया गया है, मास है एम ए एंड इसका मास है एम बी, क्लियर। अब ये जो दोनों बॉल्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, बट उन दोनों की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। वेलोसिटी मास एम ए जो है, मतलब कि ऑब्जेक्ट नंबर ए जो है उसकी वेलोसिटी क्या है यू ए, एंड ऑब्जेक्ट बी है उसकी वेलोसिटी क्या है यू बी। समझ में आया? अब यू ए की जो वेलोसिटी है वो यू बी से ज़्यादा है, मतलब कि ये स्पीड में आएगा, ये कम स्पीड से आगे जा रहा होगा, ये ज़्यादा स्पीड से आगे आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है। समझ में आया? मतलब कि जो ऑब्जेक्ट ए था एंड ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए बॉल एंड बी बॉल दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड होने के बाद क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट ए है वो ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स क्या होगा एफ ए बी, राइट। एंड ऑब्जेक्ट बी जो है वो किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ऑब्जेक्ट ए के ऊपर, जो फोर्स होगा एफ बी ए। समझ में आया कैसे फोर्स लगाया है वो? उसके बाद आगे क्या होगा, तो इन दोनों की जो वेलोसिटीज है वो चेंज हो जाएगी, राइट। पहले ये क्या था, इनिशियल वेलोसिटी थी, अब यहाँ पर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर यू ए था, यहाँ पर वी ए होगा, यहाँ पर यू बी था, वहाँ पर वी बी होगा। समझ में आया? मतलब इनिशियल में से फाइनल वेलोसिटी में वो चेंज हो जाएगा। जो मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर लिखा गया है, फिर भी आप लोगों को एक बार समझा दे रहा हूँ। सपोज टू बॉल्स ए एंड बी, समझ में, टू ऑब्जेक्ट है, बॉल ए एंड बी, masses of ma and mb, masses of ma and mb traveling in the same direction along a straight line at different velocity ua and ub, बट दोनों की वेलोसिटी क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, बट दोनों की वेलोसिटी चेंज है, यू ए एंड यू बी वेलोसिटी है, राइट। अब एंड देयर आर नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, और इन दोनों के अलावा उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। लेट यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, समझ में, मतलब कि यू ए ज़्यादा है यू बी से, तो क्या होगा,
एंड द टू बॉल्स कोलाइड विथ ईच अदर एज शोन इन फिगर 19.3b। समझ में आया, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, एट टाइम t, राइट, ड्यूरिंग कोलिजन विच लास्ट्स फॉर टाइम t, तो बॉल A exerts फोर्स FAB, समझ में आया, ऑन बॉल B, ये फोर्स लगाएगा बॉल B के ऊपर कितना, FAB, एंड द बॉल B exerts अ फोर्स FBA ऑन बॉल A, और ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर FBA। समझ में आया, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वही है। सपोज वेलोसिटी VA एंड वेलोसिटी VB आर द वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉल A एंड B आफ्टर द कोलिजन रिस्पेक्टिवली, तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, UA की जगह पर VB एंड UB की जगह पर VB। समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं इक्वेशन 9.1, जो हमारी सबसे पहली जो इक्वेशन थी ना मोमेंटम, उसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मोमेंटम या फिर मोमेंटा ऑफ अ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन आर, मतलब कि जो भी मास है, मतलब कि जो बॉल है, बॉल ए एंड बॉल बी, उन दोनों का मास होगा, राइट। बिफोर द कोलिजन अलग होगा एंड आफ्टर द कोलिजन भी अलग होगा। तो किस तरह से आप लिख सकते हो, MA UA एंड MA VB। ए ऑब्जेक्ट की बात की है हमने, तो MA UA जो है वो इनिशियल होगा, MA VB जो है वो फाइनल होगा, ठीक है। और द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, FAB। तो आप किस तरह से लिख सकते हो इसे, MA, राइट, VA माइनस UA बाय T, ये हम पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है ना, A इज इक्वल टू MV माइनस U बाय T। किस तरह से होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू MV माइनस U बाय T, राइट। तो हमें मास तो पता है M है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, VM माइनस UM बाय T। इस तरह से आप लिख सकते हो इसको, क्लियर। उसी तरह से फॉर बॉल बी के लिए भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं। चेंजेस क्या होगा, जस्ट यहाँ पर MA VA माइनस UA बाय T था, यहाँ पर क्या होगा, MB VB माइनस UB बाय T होगा। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एक्सेलरेशंस को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब कि जो भी चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है उन दोनों को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, राइट। तो कंपेयर कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। देखो अब क्या होगा, FAB exerts by the ball B on ball A must equal and opposite to each other, ये हमको पता है, इक्वल भी होगा एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो FAB इज इक्वल टू माइनस FBA, राइट। FAB इज इक्वल टू माइनस FBA होगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, FBA जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, आप वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, MA UA प्लस MB UB इज इक्वल टू MA VA प्लस MB VB, क्लियर। मतलब कि U वाली जितनी भी साइन है उसको एक साइड ले लो, इनिशियल वेलोसिटी को सबको एक साइड ले लो, और दूसरी साइड सब फाइनल वेलोसिटी को ले लो, क्लियर। तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। उसके ऊपर से हम क्या कह सकते हैं, सिंस MA UA प्लस MB UB इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स A एंड B बिफोर द कोलिजन। समझ में आया, बिफोर द कोलिजन क्या होगा, टोटल MA UA प्लस MB VB, ठीक है, एंड आफ्टर कोलिजन, राइट, MA VB प्लस MB VB इज देयर टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मतलब कि बिफोर द कोलिजन की भी आपको वैल्यू मिल चुकी है एंड आफ्टर द कोलिजन की भी आपको वैल्यू मिल चुकी है। वी ऑब्जर्व दैट टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स रिमेन अनचेंज्ड। इससे आपको क्या पता चलता है कि दोनों का जो भी मोमेंटम है वो अनचेंज है और कंजर्व प्रोवाइडेड नो अदर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट। और इससे आपको ये भी पता चलता है कि इसके ऊपर कोई भी दूसरा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है,
As a result of this ideal collisions experiment, we can say that sum of momenta of two objects before collision is equal to the sum of total momenta after the collision. ठीक है, समझ में आया? इससे आपको क्या पता चलता है कि बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन जो भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, राइट. दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसे क्या हम बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. क्लियर? मतलब कि आपको अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझना है तो आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पता होना चाहिए. मतलब कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ, तीनों लॉस अगर आपको पता होंगे तो आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इजीली समझ में आ जाएगा, राइट. अब आप लोगों को यहाँ पर दो एक्टिविटी दी गई है, मैं आपको जस्ट ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ. आप यहाँ पर इस एक्टिविटी में देख सकते हो एक बलून है, एक बलून स्ट्रो के साथ अटैच्ड है और दो साइड दो वॉल है. ठीक है, दो वॉल है दो साइड, या फिर आप हाथ से भी पकड़ सकते हो. अब आपको करना क्या है, कोई भी एक थ्रेड लेना है, थ्रेड के अंदर आपको एक स्ट्रो जो है उसे रख देना है. ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, बलून जो होगा उसे आप स्ट्रो के साथ स्टिक कर दोगे एंड बलून में हवा भर दोगे. ठीक है, हवा भरने के बाद आप क्या करोगे, उसको एक छोटी सी गांठ से बांध दोगे. अब आपको करना क्या है, ये जो भी थ्रेड होगा उसे अगर आप एक बार निकालोगे तो क्या होगा कि ये जो बलून है वो स्ट्रो को भी एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक ले जाएगा. समझ में आया? मतलब कि आप लोगों ने जो भी एनर्जी स्टोर करके रखी थी उसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर ऑब्जेक्ट ले जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो. क्लियर? तो इससे आपको ये पता चलता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आपने कंजर्व की थी एयर को और एयर का यूज़ करके आप लोगों ने इस स्ट्रो को एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक पहुंचा दिया, राइट. अब एक यहाँ पर दूसरा एक्सपेरिमेंट है. यहाँ पर आपको बोला गया है कि कोई भी एक टेस्ट ट्यूब ले लो अच्छी क्वालिटी की, राइट. उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाल देना है आपको और उसके ऊपर एक कॉर्क लग देना है. ठीक है, कॉर्क मतलब कि ढक्कन रख देना है. अब आपको क्या करना है कि ये जो भी टेस्ट ट्यूब होगी उसको आपको हॉरिजॉन्टली एक फ्रेम के ऊपर रखना है. आप यहाँ पर देख सकते हो हॉरिजॉन्टली रखी है, राइट. फिर आपको फ्लेम चालू करनी हो, क्या होगा, वाटर जो है वो वेपर इवोपरेट करेगा, राइट. और उस प्रेशर से क्या होगा कि ये जो कॉर्क है वो वहाँ से टेस्ट ट्यूब में से बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, वन टाइप ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हुआ. तो यहाँ पर हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, राइट, वो कंप्लीट होता है. हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे एंड समझने की ट्राई करेंगे. अभी के लिए थैंक यू. गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स. आज हम कुछ एग्जांपल्स जो आपके एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं वो हम देखेंगे, राइट. तो सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल नंबर 9.6 क्या है. सबसे पहले तो आपको कौन कौन सी चीज़ें दी गई है उसकी हम एक लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है. A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. समझ में आपको कौन कौन सी चीज़ें तो दी गई हैं. सबसे पहले तो आपको बुलेट का मास दिया गया है जो है 20 ग्राम, राइट. और वो आपने हॉरिजॉन्टली फायर की है जिसकी वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड, राइट. मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, ठीक है, फायर होने के बाद की वेलोसिटी आपको पता है, बट इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उस बुलेट की, 0, राइट. मतलब कि u इज इक्वल टू 0 होगा एंड v इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड, वो आपको पता चल गया, राइट. अब टोटल पिस्तौल का जो मास है वो कितना है, 2 kg, राइट. तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्तौल. रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी उस पिस्तौल की, मतलब कि आपने एक गोली चला दी, अब दूसरी जो गोली है उसको आपको चलाने के लिए कितनी वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या है आप लोगों के पास, वी हैव द मास ऑफ बुलेट. मास ऑफ बुलेट क्या है, m1 इज इक्वल टू 20 ग्राम है,
राइट। ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0.02 kg, ऑब्वियसली चीज़ है, आपको पता होगी, राइट। एंड मास ऑफ द पिस्तौल इज M2, उसे हम M2 बोल देते हैं, जिसका मास है 2 kg, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज U1 एंड पिस्तौल का क्या है U2, दोनों जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो होगी, पिस्तौल की भी जीरो होगी एंड बुलेट की भी जीरो होगी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज V1 इज इक्वल टू प्लस 150 मीटर पर सेकेंड। आप लोगों के पास फाइनल वेलोसिटी तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है, इसलिए आपको पता है। द डायरेक्शन ऑफ बुलेट इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पर, अगर डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है तो वो आप उसे पॉजिटिव कंसिडर करोगे, राइट। लेट V बी द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द पिस्तौल। ये सब चीज़ें आपको दी गई है। अब हम आगे देखते हैं कैसे आपको समझना है वो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर गन है, बिफोर फायरिंग नॉर्मल कंडीशन में है, यहाँ पर आफ्टर फायरिंग क्या होगी, वेलोसिटी इसको किस तरफ खींचे, बुलेट इस तरफ जाएगी तो गन की वेलोसिटी उसे पीछे की तरफ खींचेगी, ठीक है, वो आपको पता है। अब देखते हैं आगे, टोटल मोमेंटा ऑफ द पिस्तौल एंड बुलेट बिफोर द फायर। बिफोर द फायर मतलब कि फायर करने से पहले की बात है, राइट। क्या होगी, तो 2 + 0.02 kg मल्टीप्लाई बाई 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो आपको पता है, राइट। ये क्या हुआ उसका मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा उसकी 0 kg पर मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर 0.02 तो 2.02 kg मिलेगा, बट मल्टीप्लाई बाई 0 इट विल बी 0, राइट। मल्टीप्लाई बाई करोगे किसी भी चीज़ से तो वो भी 0 ही होगा। टोटल मोमेंटा ऑफ द पिस्तौल एंड बुलेट आफ्टर इट इज फायर, मतलब कि फायर करने के बाद की बात है, तो कैसे होगा 0.02 kg, राइट। एंड क्या है 150 मीटर पर सेकेंड, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट। प्लस में क्या होगा 2 kg मल्टीप्लाई बाई V मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा 3 + 2V kg मीटर पर सेकेंड मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें हम लोगों को पता है टोटल मोमेंटा आफ्टर द फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटा बिफोर द फायर, मतलब कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आपको ये जो आंसर मिला है उसे आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हो। आपको क्या मिलेगा 3 + 2V, इस वो क्या है टोटल मोमेंटा ऑफ द पिस्तौल एंड टोटल मोमेंटा ऑफ द पिस्तौल बिफोर द फायर, वो क्या है 0, उन दोनों को आपने प्लेस कर दिया। अब क्या करोगे, आपको V को आगे लोगे तो आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो वो, ठीक है, आपको आता होगा। देखो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, 3 + 2V इज इक्वल टू 0 है, V को आगे ले ले तो क्या मिलेगा आपको, ओके 3 को इस तरफ ले लो, यहाँ पर 2V ले लो, राइट। तो V इज इक्वल टू -3/2, इसको कट करोगे तो क्या मिलेगा 1.5, तो -1.5 मीटर पर सेकेंड, ये आपको मिला आंसर। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया, समझ में किस तरह से करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोग देख सकते हो, आपको क्या दिया गया है, गर्ल ऑफ मास 40 kg। एक गर्ल है जिसका मास है 40 kg, जम्प्स अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट, राइट। मतलब कि कार्ट होता है ना, मतलब इस टाइप का स्केट, राइट, उसके ऊपर जंप किया है जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड है। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, मास ऑफ द कार्ट क्या है 3 kg है। वॉट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो जो कार्ट है वो मूविंग करना स्टार्ट कर देगा। तब एज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक चीज़ याद रखनी है आपको इसके अंदर कि जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस जो उसके ऊपर लग रहे थे वो इसके अंदर नहीं लगेंगे, ठीक है। मतलब कि ये जो फोर्स लग रहा है वो ही, अदर देन दैट कोई भी अनबैलेंस फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था वैसे ही इसका भी हम
प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, तो 40 kg मास दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, एक अनदर मास दिया गया है जिसकी वेलोसिटी 0 है, राइट। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है 40 kg मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, तो द टोटल मोमेंटा ऑफ द गर्ल एंड कार्ट बिफोर द इंटरेक्शन, मतलब बिफोर द इंटरेक्शन दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए हैं तब दोनों की, गर्ल की भी मोमेंटम एंड कार्ट के भी मोमेंटम, दोनों को हम प्लस करेंगे। क्या होगा, 40 kg मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 3 kg और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, गर्ल की कार्ट की वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि वो अभी स्टेशनरी पोजीशन पर है। इन दोनों का सॉल्यूशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 200 kg मीटर पर सेकेंड मिलेगा, राइट। अगर हम अब टोटल मोमेंटा आफ्टर द इंटरेक्शन की बात करें तो क्या होगा, 40 + 3 दोनों प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय v, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 43 kg मीटर पर सेकेंड मिलेगा। क्लियर सी चीज़ है, आपको पता चल गया। अब इसका हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने आगे किया था वैसे ही 30v = 20, राइट। मतलब कि टोटल मोमेंटा कंजर्व ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, आपको पता है टोटल मोमेंटा आफ्टर द इंटरेक्शन = टोटल मोमेंटा ऑफ द गर्ल एंड कार्ट बिफोर द इंटरेक्शन। आफ्टर इंटरेक्शन एंड बिफोर इंटरेक्शन दोनों को साइड बाय साइड रखेंगे, साइड बाय साइड रखा दोनों को। v फाइंड आउट करना है आपको, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो कैसे करोगे, v = 200/43, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 4.65 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल वो अब हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9.8। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो प्लेयर्स है, ऑपोजिट टीम के दो प्लेयर्स है, राइट। तो 2 हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम, 2 हॉकी प्लेयर्स है, दोनों ऑपोजिट टीम के हैं। वाइल ट्राइंग टू हिट अ हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम एंटेगल्ड, राइट। अब क्या हुआ कि जब वो हॉकी खेल रहे थे तो वो जब बॉल को मारने गए तब वो दोनों एक दूसरे से कोलाइड हो गए, ठीक है। एक दूसरे से कोलाइड हुए तो क्या हुआ, उन दोनों की डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। क्यों, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया, जो होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा। क्लियर, वो आप लोग पढ़ चुके हो। वन हैज़ अ मास ऑफ 60 kg, एक जो प्लेयर उसका मास है 60 kg एंड वॉज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। एक जो है प्लेयर उसकी वेलोसिटी 60 kg है और उसकी वेलोसिटी क्या है, मास है 60 kg एंड वेलोसिटी है 5.0 मीटर पर सेकेंड। वाइल द अदर हैज अ मास ऑफ 55 kg एंड विथ मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 6.0 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट प्लेयर है, सेकेंड प्लेयर है। फर्स्ट प्लेयर का कितना kg है, 60 kg है मास एंड उसकी वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो नेक्स्ट है उस प्लेयर का 55 kg वेट है एंड वेलोसिटी क्या है 6 मीटर पर सेकेंड है। अब फाइंड क्या करना है, इन विच डायरेक्शन एंड विच व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम एंटेगल्ड। मतलब कि जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे उसके बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी और वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। Assume that the frictional force acting between the feet of the two players and ground is negligible। मतलब कि आपको जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना प्लेयर्स के पैरों के बीच में एंड ग्राउंड के बीच में, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो आपको नेग्लेक्ट करना है, मतलब कि वो आपको कंसिडर नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, आपको पता है दो प्लेयर्स है तो एक को नाम दे देते हैं M1। M1 क्या है 60 kg है उसका मास एंड U1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। दूसरा जो प्लेयर उसका मास है 55 kg, उसकी वेलोसिटी क्या है -6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, लेफ्ट टू राइट जैसे आप जाओगे तो वो पॉजिटिव साइन बताएगा, जैसे जैसे आप राइट टू लेफ्ट जाओगे वो आपको नेगेटिव साइन बताएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको वो लिखा गया है। देन अब आप फाइंड क्या करोगे, सबसे पहले तो टोटल मोमेंटा बिफोर द कोलिजन,
राइट, टोटल मोमेंटा ऑफ 2 प्लेयर्स बिफोर द कोलिजन, दोनों प्लेयर्स का फाइंड आउट कर दो, आप क्या करोगे 60 kg मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर पर सेकेंड एंड 55 kg मल्टीप्लाई बाय -6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा -30 kg मीटर पर सेकेंड, राइट, -30 मीटर पर सेकेंड आपको आंसर मिला। तो ये क्या मिला आपको, टोटल मोमेंटम ऑफ 2 प्लेयर्स बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन मिला है अभी आपको आफ्टर द कोलिजन अभी फाइंड आउट करना बाकी है, तो अब वो फाइंड आउट करते हैं। अब इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द 2 एंटेगल्ड प्लेयर्स, अब v अगर कंसिडर करो कि वो वेलोसिटी है 2 एंटेगल्ड प्लेयर्स की आफ्टर द कोलिजन, तो टोटल मोमेंट है देम आपको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, m1 प्लस v1 मल्टीप्लाई बाई v, ठीक है। तो m1 क्या है 60, m2 क्या है 55 kg मल्टीप्लाई बाई v, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 155 मल्टीप्लाई बाई v kg मीटर पर सेकेंड, वो आपको आंसर मिल गया। अब फाइंड आउट क्या करोगे, आपको फाइंड आउट क्या करनी है, टोटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है टोटल जो भी आपको मिलेगा उससे डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इक्वेशन इक्वेटिंग द मोमेंटा ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, दोनों को कंसिडर करना है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी गेट v इज इक्वल टू -30 बाई 155, राइट, मतलब कि बिफोर कोलिजन अपॉन टोटल कोलिजन, उसको आप अपॉन में रखोगे तो आपको ये मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी -0.62 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपको मिली वेलोसिटी, राइट। तो इस तरह से आप जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को पूरा चैप्टर क्लियर कट आइडिया आ चुका होगा। थैंक यू।